गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सतीश कुमार। आज हम करेंगे 9th क्लास का चैप्टर नंबर 6 जो लास्ट चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस से। और हम आए हुए हैं 6.3 में भारतीय संविधान में अधिकार कि भारतीय संविधान में कौन कौन से अधिकार हमारे संविधान ने नागरिकों को दिए हुए हैं। बहुत सारे अधिकारों की हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो चलिए, विश्व के अधिकांश दूसरे लोकतंत्र जो देश हैं उनमें भी उनकी तरह भारत में भी अधिकतर अधिकार संविधान द्वारा दर्ज हैं और हमारे भारतीय संविधान में भी यही चीज़ें हैं। हमारा जीवन के लिए बुनियादी रूप से जो अधिकार हैं वो विशेष रूप से दर्ज किए गए हैं। जो बेसिक और ज़रूरी है जो अधिकार हैं वो हमारे संविधान में दिए गए हैं और इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है कि जो बहुत ही ज़रूरी हमारे लिए हैं। और लेसन नंबर 3 में जो हमने प्रस्तावना संविधान की पढ़ी थी तो उसमें भी यही दिया गया था कि सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय दिलाने की बात हमारा संविधान कहता है। मौलिक अधिकार इन वादों को व्यवहारिक रूप देते हैं कि व्यवहार में हम किस प्रकार से मौलिक अधिकारों को प्रयोग कर सकते हैं। और यही अधिकार भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता को भी दर्शाते हैं कि किस तरीके से हम भारतीय संविधान के अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि हमारे संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। और यह क्या आप इन्हें बता सकते हैं कौन कौन से? एक आम नागरिक के लिए इन अधिकारों को ठीक ठाक जो मतलब होता है वो सामान्य रूप से हम उन्हीं मतलबों पर ध्यान देंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे भी कौन कौन से बेसिक अधिकार जो हमारे लिए ज़रूरी हैं वो कौन से हैं। तो सबसे पहले समानता का अधिकार। हमारा संविधान कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भी कानून के सामने समान और कानून के संरक्षण के मामले में समानता के अधिकार से किसी भी व्यक्ति को भारत में वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कानून के सामने चाहे किसी प्रकार का व्यक्ति है, किसी भी पद पर है, वो बराबर माना जाता है। और इसी तरीके से इसका मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो भी हो, कानून के सामने वह समान रूप से काम करता है। और इसी तरीके से बुनियादी जो अधिकार हैं, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता। या कोई राजनेता है, सरकारी अधिकारी है या कोई सामान्य नागरिक, कोई भी है, किसी में भी हमारे अधिकारों के मामले में अंतर नहीं किया जा सकता। यानी कानून के सामने सभी समान हैं, चाहे मजदूर हैं, खेतीहर मजदूर हैं या कोई भी व्यक्ति है। यानी सामान्य नागरिक या कोई राजनेता है या कोई मंत्री है, सब के लिए बराबर अधिकार हमारा संविधान सबको देता है। और कुछ साल पहले देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री पर धोखाधड़ी का मुकदमा चला था, जिसमें सारे मामले पर गौर करने के बाद अदालत ने उन्हें निर्दोष साबित किया था कि किस तरीके से उनको जब मामला चला तो एक आम नागरिक की तरह ही उन्होंने अपने पक्ष रखे और सबूत दिखाए, कागजात भी दाखिल किए। तो इन्हीं के साथ साथ उनको निर्दोष साबित किया गया था। यानी सरकार किसी भी धर्म, जाति, समुदाय या लिंग और जन्म के स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष से भेदभाव नहीं कर सकती। और यह हमारे संविधान में समानता का अधिकार को दर्शाता है। क्या कोई दुकान है, होटल है, सिनेमाघर है या कोई भी सार्वजनिक स्थान है, स्कूल, कॉलेज, कुछ भी है, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज के व्यक्ति को प्रवेश करने से रोका नहीं जा सकता। कुआं, तालाब, स्नान घाट या सड़क, खेल के मैदान, कोई भी चीज़ है, प्रत्येक व्यक्ति वहाँ पर आराम से जा सकता है और किसी वाहन को इस्तेमाल कर सकता है। तो यह हमारे समानता के अधिकार को व्यवस्थित रूप से दर्शाता है कि हम किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। सरकारी नौकरी भी हैं, यही सिद्धांत लागू होता है। सरकार किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति के रोजगार के मामले में नागरिकों के लिए अवसर की समानता, उपरोक्त आधारों पर किसी भी नागरिक को रोजगार के अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसको साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको अयोग्य करार भी नहीं दिया जा सकता।
और इसके साथ साथ आरक्षण की व्यवस्था कुछ विशेष जातियों के लिए की गई है जो सामान्य रूप से पिछड़ी हैं या उनको बराबर अन्य जातियों के बराबर लाने की जो कोशिश की गई है आरक्षण के माध्यम से की गई है, या शारीरिक रूप से विकलांग जो व्यक्ति हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है। और आप सोच सकते हैं कि भी आरक्षण की इस तरह की व्यवस्था समानता के अधिकार के खिलाफ है कि भाई किस तरीके से हम सोच सकते हैं कि भी समानता का अधिकार वो नहीं है। असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो विशेष व्यक्ति हैं जिनको समाज के सामान्य दर्जे के बराबर लेके आने का प्रयास किया जाता है। हर किसी से उसकी ज़रूरत का ख्याल रखने ते समान व्यवहार किया जाता है। समानता का मतलब हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का अवसर उपलब्ध करवाना है कि भी जितनी उसकी पावर है उसके अकॉर्डिंग उस व्यक्ति को बराबर के अधिकार दिए जा सकें, बराबर रखा जा सके समाज में। क्योंकि कई बार अवसर की समानता सुनिश्चित करने भर के लिए ही हमें कुछ लोगों को विशेष अवसर देने जरूरी हो जाते हैं। ये आरक्षण यही कहता है कि भी इसी बात को हमारे संविधान ने स्पष्ट रूप से क्या कहता है, और ये है कि भाई स्पष्ट रूप से हमारा संविधान आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता कि भी जो आरक्षण किसी जाति विशेष या किसी व्यक्ति विशेष को दिया गया है उसका उल्लंघन वह नहीं करता। किसी भी तरह का भेदभाव न होने के सिद्धांत पर भी सामाजिक जीवन पर भी इसी तरह लागू होता है कि संविधान किसी व्यक्ति विशेष से भेदभाव नहीं करता। और छुआछूत के अनेक जो रूप हैं वो संविधान में उसको बचाने का प्रयास किया गया कि भी किस तरीके से इस बीमारी से, छुआछूत जैसी बुरी बीमारी से लोगों को बचाने का प्रयास हमारा संविधान करता है। कि भी 1999 में जो प्रसिद्ध पत्रकार थे पी साईनाथानंद ने दलितों या अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ भी अभी तक बरकरार छुआछूत के व्यवहार पर अंग्रेजी अखबार हिंदू जो आता था उसमें लेखमाला लिखी थी कि भी किस प्रकार से हमारे देश में दलित या अनुसूचित जातियों व्यक्तियों को छुआछूत की नज़र से देखा जाता था। उनको चाय की दुकानों पर अलग उनके कप रखे जाते थे या दूसरे लोगों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था। हजाम दलितों के बाल नहीं काटते थे, जो नाई वगैरह हैं वो उनको अपने समाज से दूर रखने का प्रयास करते थे। तो इसी तरीके से छुआछूत जैसी बीमारी को संविधान ने एक अपराध घोषित किया। यही हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता भी मानी जाती है और यही सभी काम छुआछूत की परिभाषा के दायरे में आते हैं कि भी किस तरीके से दलित या विशेष वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनको भी समाज के दूसरे वर्गों के बराबर अधिकार हम दे सकें। इसी तरीके से हमारा संविधान छुआछूत को एक प्रबल रूप से छुआछूत का जिक्र भी करता है कि भी बार बार सरकार को निर्देश देता है कि वह इसे समाप्त करे। किसी भी तरह के छुआछूत जैसी बीमारी को वो जड़ से मिटाने का काम करे। किसी भी तरह की छुआछूत को कानूनी रूप से गलत करार दिया जाना जरूरी है। छुआछूत का मतलब कुछ खास जातियों लोगों को छूने से बचना नहीं है कि भी वह क्या है कि भी किस तरीके से गलत मान्यताओं के आधार पर आचरणों को गलत करार देने का जो प्रावधान है वो हमारा संविधान करता है, जिसमें किसी खास जाति में जन्म लेने बरसे लोगों को नीची नज़र से देखा जाता है, उनके साथ अलग तरह से व्यवहार किया जाता है। इसलिए संविधान ने छुआछूत को एक दंडनीय अपराध घोषित किया है और यही अपराध हमारे लिए संविधान में अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद जो दूसरा अधिकार है, प्रमुख अधिकार हमारे संविधान में नागरिकों को दिया गया है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। यानी स्वतंत्रता का मतलब किसी भी बाधाओं का न होना। यानी व्यक्ति विशेष के लिए इसका ये मतलब हो सकता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से उसके कार्य में दखल न देना, चाहे सरकार हो या कोई व्यक्ति विशेष हो, यानी उसके कार्य में उसको कोई दखल न दे। यानी समाज में वह किसी भी तरीके से रहे, अपने मन चाहे धर्म को अपनाए, अपनी मनमर्जी से जो काम वो करना चाहता है वो करे, किसी भी प्रकार का आदेश न दे इसे कोई सरकार या संविधान।
ऐसा हमारे संविधान में किया गया है स्वतंत्रता के अधिकार में कि भी कोई उसको ये ना है कि ऐसा करो वैसा करो। इसलिए भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को कई तरह की स्वतंत्रताएं भी प्रदान करता है जिससे वो अपने आप को आज़ाद महसूस कर सके। जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब आज़ादी की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति में कि भी किस प्रकार से उसने बोलना है उसकी आज़ादी उसके पास होनी चाहिए, कुछ भी लिखने की आज़ादी उसके पास होनी चाहिए, कला के विभिन्न कार्यों को शामिल करने की आज़ादी उसके पास होनी चाहिए। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है कि भी किस तरीके से हम अपनी भाषा अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकें दूसरों के सामने। दूसरी जो स्वतंत्रता है स्वतंत्रता के अधिकार में वो है शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, यानी कहीं भी कोई भी व्यक्ति समाज धर्म कहीं भी अपनी मर्जी से इकट्ठा हो सकता है, अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। तो ये स्वतंत्रता हमारा संविधान नागरिकों को देता है। उसके बाद संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी कोई भी जाति धर्म के आधार पर अपना प्रचार प्रसार के लिए अपने विकास के लिए कोई समूह या संघ बना सकता है या किसी कार्य करने के लिए समूह बना सकता है। कमेटियाँ बनाई जाती हैं कई बार। स्कूल भी एक संघ है। मेडिकल फैसिलिटी भी एक समूह के रूप में काम करता है, जैसे रेलवे है। बहुत सारे कार्य हैं जो संघ या स्वतंत्रता के रूप में काम करते हैं, संगठन के रूप में काम करते हैं। देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता नागरिकों को दी गई है हमारे संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में कि भी कोई भी नागरिक कहीं भी अपने देश की सीमाओं के अंदर आ जा सकता है स्वतंत्रता के साथ। किसी भी व्यक्ति को देश के किसी भी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता, कोई भी काम करने की स्वतंत्रता, अपना रोजगार चुनने की स्वतंत्रता या पेशा यानी कोई भी कार्य करने की जो स्वतंत्रता है हमारा संविधान सभी नागरिकों को उपलब्ध करवाता है। और यही याद रखने योग्य बात है कि भी हर नागरिक यही स्वतंत्रताएं प्राप्त करता है। इसका मतलब यह है कि आप अपनी स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर सकते जिससे दूसरे की स्वतंत्रता का हनन हो सकता है। यानी इसमें ये भी बात कही गई है कि अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कीजिए, कोई समस्या नहीं है, बट इस प्रकार से अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग न करें कि भी उससे किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को नुकसान पहुँचे। ये भी हमारा संविधान में कहता है कि भी आप सब कुछ करने के लिए आज़ाद हैं जिससे दूसरों को परेशानी ना हो। सिंपल बात यह है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, भी किसी व्यक्ति विशेष समाज को आपके कार्य से परेशानी नहीं होनी चाहिए। यही कारण है कि समाज में व्यापक हितों को देखते हुए सरकार हमारी स्वतंत्रता पर कुछ किस्म की पाबंदियां भी लगाती है कि भाई हमें ये नहीं करना वो नहीं करना, यानी किसी व्यक्ति के अधिकारों का दोहन नहीं हमें करना है। ये हमारा स्वतंत्रता के अधिकारों में कहा गया है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में हमने बताया आपको कि भाई अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की जो आज़ादी है वो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जिसमें अब अखबारों में अपनी पत्रिकाओं में कोई भी लेख लिख सकता है, अपनी बात को कविता के माध्यम से गीतों के माध्यम से कह सकता है। ये हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। दूसरा कि भाई किस तरीके से हम नागरिकों को किसी भी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने का अधिकार प्रदान करते हैं हमारे संविधान के माध्यम से। वे सब समस्याओं पर हम अपने कार्य को अंजाम दे सकते हैं कि भी कोई हमारे अधिकार हैं वो हम किसी भी माध्यम से इकट्ठे होकर मांग कर सकते हैं। सार्वजनिक व्यवस्थाओं का समाज में अशांति नहीं फैलनी चाहिए, सिर्फ कि भी जो समाज है वो डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। समाज में किसी प्रकार की गतिविधि को हम रोकेंगे नहीं, किसी भी कहीं भी अधिकार को प्राप्त करने के लिए हथियारों का हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये इस प्रकार की सुविधाओं के साथ हम अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं, मजदूरों के संघ बना सकते हैं, प्रदूषण के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम प्रदर्शन कर सकते हैं। किसी भी नागरिक को देश में कहीं भी हिस्से में जाने की स्वतंत्रता है और गरीब इलाकों से निकलकर समृद्ध इलाकों में काम करने की स्वतंत्रता है। आप सिर्फ यही काम कर सकते हैं कि भी आप वहाँ पर रहें, अपना काम करें, कुछ भी करें, दूसरों के मामले में दखल न दें। इस प्रकार के अधिकारों के साथ आप अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। पिछड़ी और कमज़ोर जातियों के लोगों को से नहीं कहा जा सकता कि वे परंपरागत पेशे में ही रहें, यानी उनको अपना विकास करने का अधिकार है। और इस तरीके से संविधान कहता है
कि भाई किसी भी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी उसकी जो खुद की स्वतंत्रता है उससे उसको वंचित कभी भी नहीं किया जा सकता। और इसका मतलब यह है कि भी कानूनी आधार पर ही सरकार या पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। बिना किसी कारण के कोई किसी भी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। और इनके साथ ही हमें कुछ नियमों की भी पालना करनी पड़ती है जो सरकार संविधान द्वारा हमें दिए गए हैं। वो नियम कौन से हैं? हमारे वो नियम है कि भी किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए या गिरफ्तार करने के लिए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी और हिरासत में लेने के कारणों के बारे में जानकारी देनी होगी हमें। और यही जानकारी के बाद ही किसी व्यक्ति विशेष को गिरफ्तार किया जा सकता है। नंबर 2 में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सबसे निकट का जो मजिस्ट्रेट है या जो अदालत है 24 घंटे के अंदर अंदर वहाँ पर उसको हमें पेश करना होगा। यानी कहीं किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं रखा जा सकता लंबे समय तक। यानी ऐसे व्यक्ति को वकील से विचार विमर्श करने, अपना वकील करने का अधिकार होता है। अपने बचाव के लिए वकील करने का अधिकार उसके पास होता है। आइए एक बार फिर से गुआंतानामो बे और कोसोवो को याद करें कि भी किस तरीके से वहाँ पर आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी गई। इन दोनों मामलों में शिकार लोगों को सभी स्वतंत्रताओं में सबसे बुनियादी जो चीज़ें हैं जीवन रक्षा और निजी स्वतंत्रता से वंचित किया गया था कि भी उनको जीवन की रक्षा करने का भी अधिकार नहीं दिया गया। किसी प्रकार की जो निजी उनकी स्वतंत्रता है उनसे उसको वंचित किया गया। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आगे कल शोषण के अधिकार पे बात करेंगे। आशा करते हैं कि भी आपको समझ आया होगा सभी और दिए गए क्वेश्चनों को आप याद भी करेंगे, लिखेंगे एक बार इसी लेसन को दोबारा से रीड करके आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।